ओके, सेकंड है हमारा समस्या की पुनर्व्याख्या। सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की पुनर्व्याख्या है। ओके, जैसे कोई समस्या हो तो उसको हम फिर से सोचेंगे, समझेंगे, उसको फिर से पूरा, जैसे कोई समस्या आ गई है उसको कर रहे हैं, उसको हम दोबारा से अपने मन में चिंतन करेंगे और सोचेंगे कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे समस्या शुरू से आई है। तो ऐसा कौन करता है? सृजनात्मक बालक करते हैं। अब आगे हमारा एक है सामंजस्य। एक पॉइंट और है इसमें, सामंजस्य। तो सामंजस्य में क्या है कि जो बालक तथा व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सृजनात्मक कहलाते हैं। सामंजस्य मतलब जो बालक असमान परिस्थिति में अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, वो कौन होते हैं? सामंजस्य बालक, सृजनशील बालक। अन्य विचारों में परिवर्तन, ऐसे बालक में भी सृजनात्मकता विद्यमान रहती है जो तर्क, चिंतन तथा प्रमाण द्वारा दूसरे व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन कर देता है। जो मतलब इसे बात में तर्क करके दूसरे के व्यक्ति को अपनी तरफ कर लेता है, चिंतन करके या किसी चीज़ का प्रमाण देकर। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
सृजनात्मकता की पहचान क्या है? सृजनात्मकता की पहचान। तो सृजनात्मकता की पहचान के बारे में पहले आपको मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। सृजनशील बालकों में मौलिकता के दर्शन होते हैं। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है। स्वतंत्र निर्णय क्षमता सृजनशीलता की पहचान है। जो व्यक्ति किसी समस्या के प्रति निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है तो वह सृजनात्मक समझा जाता है। परिहास प्रियता भी सृजनात्मकता की पहचान है। सृजनात्मक बालकों में हंसी मजाक की प्रवृत्ति पाई जाती है। उत्सुकता भी सृजनात्मकता का एक आवश्यक तत्व है। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में स्वायत्तता का अभाव पाया जाता है, मतलब वे सबको अपना मानते हैं। ओके, चलिए अब हम बताते हैं आप लोग को सृजनात्मकता के परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, तो पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। सृजनात्मकता की पहचान के लिए निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता तथा विस्तार का मापन एवं परीक्षण किया जाता है। प्रमुख परीक्षण इस प्रकार हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा चित्रपूर्ति परीक्षण। क्या है? चित्रपूर्ति परीक्षण। चित्रपूर्ति परीक्षण में अपूर्ण चित्रों को पूरा करना पड़ता है। जैसे कुछ पेज हमें दे दिए जाते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके उस पूरे चित्र को बना दिया जाता है और हम पेंसिल द्वारा बच्चे उसको भर के उस चित्र को पूरा कर दें। या कोई अधूरा चित्र बना दिया जाता है, उसमें और चीज़ें जोड़ के, या जैसे हमारा वो हो गया कोई खिलौना दे दिया गया बच्चों को और अलग अलग करके दिया रहता है, कई सारे खिलौने होते हैं, उसे बच्चे जोड़ के एक कर देते हैं, पूरा एक बड़ा सा पूर्ण चित्र बना देते हैं। तो उसे क्या कहता है? चित्रपूर्ति परीक्षण वही होती है। ओके, और एक है मेरा पॉइंट प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क। क्या है मैं आपको बताती हूँ, आप लोग नोट डाउन करिए। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क चूने के खिलौनों द्वारा विचारों को लेखबद्ध करके सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा वृत्त परीक्षण। इस परीक्षण में वृत्त में चित्र बनाए जाते हैं। वृत्त का मतलब जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जो बताया जाता है कि सर्कल के अंदर चित्र को बनाओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टीन के डिब्बे। जैसे खाली डिब्बे से नवीन वस्तुओं का सृजन, जैसे खाली डिब्बा पड़ा हो उससे बच्चा एक नया कोई चीज़ बना देता है, वही है टीन के डिब्बे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आप लोगों को बताते हैं सृजनात्मकता का विकास। तो सृजनात्मकता का विकास होता है, शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए कुछ उपाय करें। ओके, तो पहला है हमारा तथ्यों का अधिगम। क्या है? तथ्यों का अधिगम। तो तथ्यों का अधिगम मतलब होता है जो समस्या को हल करने में कौन कौन से तथ्य को सिखाया जाए, शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड है हमारा मौलिकता। क्या है? मौलिकता। शिक्षक को चाहिए कि तथ्यों के आधार पर मौलिकता के दर्शन कराएं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। मूल्यांकन बालकों में अपना मूल्यांकन स्वयं करने की प्रवृत्ति का विकास करना कहते हैं। जैसे जो बालक स्वयं का अपना आकलन करते हैं कि मैंने कितना सीखा, कोई चीज़ कितना जाना, कितना पहचाना, वही होता है मूल्यांकन। मतलब अपना मूल्यांकन स्वयं करने की प्रवृत्ति का विकास कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समस्या के स्तरों की पहचान करना। क्या है? समस्या के स्तरों की पहचान करना। समस्या के स्तरों की पहचान करना, उसे दूर करना चाहिए। मतलब समस्या के स्तरों की पहचान मतलब हमें पहले समस्या की चीज़ों को पहचानना चाहिए, हमारी क्या समस्या है, फिर उसे दूर करने के उपाय खोजने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जांच। तो बालकों में जांच करने की कुशलता का अर्जन कराया जाए। मतलब
जांच करना चाहिए, मतलब खुद को जांचना चाहिए, चेक करना चाहिए कि हमें कितना आ रहा है, हमने कोई चीज़ लगाया है, किया है, तो वो सही है कि नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाएं। क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड, मैगजीन, पुस्तकालय, वाद विवाद, खेल कूद, स्काउटिंग, एनसीसी आदि क्रियाओं द्वारा नवीन भावनाओं का विकास करना चाहिए। ये पाठ्य सहगामी के अंदर सब कुछ आ गया, मैगजीन भी आ गई, हमारी लाइब्रेरी भी आ गई, हमारे जो हम लोग आपस में वाद विवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो चीज़ भी आ गया, खेल कूद भी आ गया, स्काउटिंग भी आ गई, और एनसीसी की जो हम लोग नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग लेते हैं वो भी आ गई। ये सब किसके अंतर्गत आ गया? क्रियाओं द्वारा नवीन उद्भावनाओं का विकास करना के अंतर्गत। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़ा बालक एवं उसकी पहचान। क्या है? पिछड़ा बालक एवं उसकी पहचान। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि पिछड़ा बालक की क्या है और उसकी पहचान कैसे करनी चाहिए। ओके, तो वैसे छात्र जो अपनी आयु वर्ग के, पिछड़ा बालक ये मत समझिएगा कि जो छोटी जाति के कास्ट के होते हैं, मतलब जो अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं वो पिछड़ा बालक है, वो पिछड़ा बालक नहीं है। हम आप लोगों को पिछड़ा बालक के बारे में बताते हैं, पिछड़ा बालक क्या है। तो चलिए, वैसे छात्र जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम सीख पाते हैं, पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। ओके, बालकों के पिछड़ेपन के कारण शारीरिक, मानसिक, परिवेश जनित हो सकते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता होती है। मतलब पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी क्लास में सामान्य वर्ग के, जो अपने सामान्य क्लास में हमारे सामान्य साथी बैठे हुए हैं छात्र, उनकी अपेक्षा उनको कम शिक्षा उपलब्ध होती है, मतलब वो कम सीख पाते हैं। अपनी शारीरिक, मानसिक और परिवेश जन्य स्थिति के कारण ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता होती है। मतलब उन्हें हमें अलग से बताना पड़ता है, उन्हें उन पे हमें अलग से ध्यान देना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालक के पिछड़ेपन की रोकथाम करने से पहले इसके लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जाना आवश्यक है। बुद्धि परीक्षणों, उपलब्धि परीक्षणों, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, शारीरिक क्षमताओं और कुशलताओं, बालक के शैक्षणिक इतिहास इत्यादि द्वारा बालक के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। मतलब किस कारण से ये बालक पिछड़ा है, किस कारण से ये बालक सीख नहीं पा रहा है किसी चीज़ों को। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा पिछड़े बालकों के लिए विशेष स्कूल एवं कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उनके लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की भी व्यवस्था करनी चाहिए। पिछड़े बालकों के लिए कभी कभी विशेष प्रकार के पाठ्यक्रमों की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें उनको उदाहरण देके हर चीज़ों को समझाना होगा, उन पर खास ध्यान देना चाहिए। उनकी अपनी कक्षाओं में ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि वे आसानी से कोई चीज़ सीख सकें। उनको विशेष प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मनोवैज्ञानिकों की सहायता से भी बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने की सहायता मिलती है। ओके, पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प जैसे कार्यों की शिक्षा देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। उससे उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है। जैसे पिछड़े बालक को हस्तशिल्प मतलब सिलाई कढ़ाई या भी कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी करा के उन्हें अलग से शिक्षा देकर उनके आत्मविश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। उनमें जिस क्षेत्र में भी उनकी रुचि हो, जिस सब्जेक्ट में उनकी रुचि हो, हमें उस पर विशेष ध्यान देकर उसको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, जिससे वो भविष्य में आत्मनिर्भर बनने में उनको सहायता मिले। ओके, चलिए पिछड़े बालकों की पहचान सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण एवं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जरिए की जा सकती है। ओके, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं पॉइंट है हमारा एक और, मैं आपको बताती हूँ पिछड़े बालकों की विशेषताएं। पहले मैं आपको बताऊँगी, फिर मैं आपको मंदबुद्धि बालक बताऊँगी। तो नोट डाउन करिए पहले पिछड़े बालकों की विशेषताएं। सीखने की निराशा का अनुभव,
सीखने में निराशा का अनुभव होता है, मतलब कि जैसे कई बच्चे सामान्य क्लास है, कई बच्चे एक साथ हैं, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, सबको आ रहा है और वो उन चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, तो इससे उसके मन में क्या होती है, निराशा के भाव होते हैं। ओके, समाज विरोधी कार्य की प्रवृत्ति, जैसे जब वो सीख नहीं पाते, वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते हैं, तो उनमें समाज विरोधी कार्य आ जाता है। जैसे वो चोरी करने लगते हैं, वो मारपीट करते हैं अपनी क्लास में, वो अपनी क्लास के बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समाज विरोधी कार्य। नेक्स्ट है हमारा व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, मतलब उनका व्यवहार अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ठीक नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, मतलब जो उनके बराबर के जन्मजात योग्यता जो उनकी होती है उनमें कम, उनकी शिक्षा कम ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य विद्यालय में पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता, मतलब जैसे जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य क्लास हमारा, उनके उस सिलेबस को वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते, उसको पढ़ने में वे असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, मतलब वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते, जिससे वे अपने आप को सबके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा बुद्धि परीक्षणों में निम्न बुद्धि लब्धि 90 से 100 तक होती है, या हम मान लेते हैं 90 से कम होती है। अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थता, मतलब वे अपना तो वर्क कर नहीं पाते हैं, प्लस दूसरी क्लास का भी, मतलब अपने से छोटी कक्षा का भी, जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें नहीं आ रहा है, वो 5th क्लास में है, तो हम ये बोलते हैं बेटा ये आप तो 3rd क्लास के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको क्या आ रहा है, आप कैसे 5th में पहुँच गए हो। यही होता है अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मंदबुद्धि, एक मिनट, मंदबुद्धि बालक क्या है, मंदबुद्धि बालक। चलिए हम आपको ये टॉपिक बताते हैं। मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जिनकी मस्तिष्क और बुद्धि इतनी कम विकसित होती है कि उनमें मानसिक क्षमताएं बहुत कम विकसित हो पाती हैं और उन्हें पढ़ने लिखने में और उन्हें अपने आप को किसी भी परिवेश में ढालने में कठिनाई महसूस, मतलब वो सामंजस्य नहीं बैठा पाते। ऐसे बालकों की सीखने की गति भी मंद होती है। ओके, मंद बुद्धि अर्थात मानसिक पिछड़ेपन के कई कारण हो सकते हैं। इसका प्रमुख कारण है सामान्यतः आनुवंशिक गुण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क में कमियों के आ जाने से भी मानसिक दोष आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कभी कभी पारिवारिक पिछड़ेपन व सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों भी बालक के मानसिक रूप से पिछड़े होने का कारण होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस कार्य में बालक के माता पिता की भूमिका भी अहम होती है। सामान्य स्कूलों में इनकी देखरेख संभव नहीं होती, इसलिए ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों एवं अस्पतालों की भी व्यवस्था होती है। सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम इनकी मानसिक योग्यताओं के अनुकूल नहीं होता, अतः इनके लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समस्यात्मक बालक। क्या है समस्यात्मक बालक? चलिए हम आपको समस्यात्मक बालक के बारे में कुछ बताते हैं। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या उत्पन्न करता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। समस्यात्मक बालकों के प्रकार, चलिए हम आपको बताते हैं समस्यात्मक बालकों के
प्रकार क्या क्या है। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाना पसंद न करने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले, छोटे बालकों को तंग करने वाले, गृह कार्य न करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले, ये हैं समस्यात्मक बालकों के प्रकार। तो चलिए हम आपको पहला पॉइंट बताते हैं, चोरी करने वाले बालक। चोरी करने वाले बालक में इस आदत के विकास के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अज्ञानता, वांछित वस्तु को अन्य विधि से प्राप्त करने से अपरिचित उच्च स्थिति की इच्छा, माता पिता की अवहेलना, साहस दिखाने की भावना, आत्मनियंत्रण का अभाव, चोरी की लत, आवश्यकताओं की आपूर्ति। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु कुछ आवश्यक कदम हम आपको बताते हैं। बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। बालक में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। बालक को उचित और अनुचित कार्य में अंतर बताना चाहिए। बालक को उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। बालक के सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिए कुछ धन अवश्य देना चाहिए। बालक को खेलकूद और अन्य कार्यों में अपने साहस की भावना व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। बालक को यह शिक्षा देनी चाहिए कि जो वस्तु जिसकी है उस पर उसी का अधिकार है। दूसरे शब्दों में उसको अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा झूठ बोलने वाले बालक। तो झूठ बोलने वाले बालकों में इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मनोविनोद, मतलब बालक कभी कभी मनोविनोद या मज़ा लेने के लिए झूठ बोलता है। ओके। फिर है दुविधा। बालक कभी कभी किसी बात को स्पष्ट रूप से ना समझ सकने के कारण दुविधा में पड़ जाता है और अनायास झूठ बोल जाता है। थर्ड हमारा है मिथ्याभिमान। किसी बालक में मिथ्याभिमान की भावना बहुत बलवती होती है, अतः वह उसे व्यक्त और संतुष्ट करने के लिए झूठ बोलता है। वह अपने साथियों को अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनाता है जो उसने कभी नहीं की है। प्रतिशोधी। बालक अपने बैरी से बदला लेने के लिए, मतलब जो जिनको अपना दुश्मन समझता है उनसे बदला लेने के लिए उसके बारे में झूठी बातें फैलाकर उसको बदनाम करने की चेष्टा करता है। जैसे हो गया स्वार्थ। क्या हो गया? स्वार्थ। बालक कभी कभी अपने स्वार्थों के कारण झूठ बोलता है। यदि वह गृह कार्य करके नहीं लाया है तो वह दंड से बचने के लिए कह देता है कि उसे अकस्मात पेचिश हो गई थी। वफादारी। कोई बालक अपने मित्र समूह आदि के प्रति इतना वफादार होता है कि वह झूठ बोलने के में तनिक भी संकोच नहीं करता। यदि उसके मित्र को तोड़ फोड़ करने की प्रधानाचार्य से शिकायत होती है तो इस बात की झूठी गवाही देता है कि उसका मित्र वहाँ मौजूद नहीं था। भय। कठोर दंड का भय। समूह में प्रतिष्ठा खोने या भय आदि के कारण ही बालक झूठ बोलता है। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं झूठ बोलने में बालकों की हेतु आवश्यक उपाय क्या है कि वो झूठ ना बोले। बालकों को ये बताना चाहिए कि झूठ बोलने में कोई भी लाभ नहीं होता। बालकों में नैतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। बालक में सोच समझकर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिए। बालक से बात ना करके उसकी अवहेलना करके या और उसके प्रति उदासीन रहकर उसे अप्रत्यक्ष दंड दिया जा सकता है। बालक पर वातावरण एवं समाज का भी कुप्रभाव पड़ता है, इसलिए उसकी पृष्ठभूमि को जानकर उसे सुधारने के उपाय किए जाने चाहिए। सत्य बोलने वाले बालक की निर्भयता और उसके नैतिक साहस की प्रशंसा की जानी चाहिए। ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रोध करने वाले बालक। क्या है? क्रोध करने वाले बालक। क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रुद्ध बालक के आक्रमणकारी व्यवहार के कुछ मुख्य स्वरूप है मारना, पीटना, काटना, नोचना, चिल्लाना, खरोचना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, गाली देना, व्यंग करना, स्वयं अपने शारीरिक नुकसान पहुंचाना। क्रोध आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा, मतलब कोई हमारा उद्देश्य प्राप्त ना हो,
खेल कार्यों में या इच्छा में विघ्न पड़ना, जैसे हमें कोई चीज़ खेलना है, कोई कार्य करना है, कोई इच्छा है हमें, तो उसको ना कर पाना। किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकना, जैसे हमारे घर वाले कहीं जाना चाहता हो उसे रोक देते हैं। किसी वस्तु को छीन लिया जाना, कोई वस्तु से अच्छी लगती है उसे कोई ले ले या छीन ले। किसी बात से निराश होना और अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना। ओके, चलिए हम बताते हैं आपको बाल अपराध। बाल अपराध क्या होते हैं? कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, परिस्थितियां उसे ऐसा करने के लिए विवश कर देती हैं। कभी कभी बालकों को यह पता भी नहीं होता कि जो वह कर रहे हैं वह गैर कानूनी कार्य। बच्चों को क्या पता, एक 14 साल के बच्चे को ये क्या पता है कि कौन सा कार्य गैर कानूनी है और कौन सा नहीं। ऐसे कार्यों के अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। बाल अपराध की श्रेणी में वैसे कार्य आ जाते हैं जो गैर कानूनी तो होते ही हैं, साथ में बच्चों द्वारा जानबूझकर किए जाने जाते हैं। वह धूम्रपान करना, लड़ना झगड़ना, चोरी करना, माता पिता की बात न मानना, झूठ बोलना, मंदी एवं भद्दी भाषा का प्रयोग करना, बुरी संगति में रहना, आवारागर्दी करना, दूसरों को सताना, यौन संबंधों को लेकर आक्रामक होना, विद्यालय के संसाधनों को क्षति पहुंचाना, दीवारों पर गंदे शब्दों को लिखना, विद्यालय से भागकर कहीं घूमने या सिनेमा देखने जाना इत्यादि बाल अपराध के उदाहरण हैं। तो बाल अपराध के कारण क्या हैं? किस कारण से बच्चे बालक अपराध करते हैं? पारिवारिक, सामाजिक कारक, शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक कारक, इन 5 कारणों से सामान्यतः बच्चे आपराधिक प्रवृत्तियों वाले हो जाते हैं। पहला है पारिवारिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है शारीरिक कारण, चौथा है आर्थिक कारण और 5वां है मनोवैज्ञानिक कारण। चलिए हम आपको बताते हैं बाल अपराध की रोकथाम एवं उपचार। एक मिनट। बाल अपराध की रोकथाम एवं उपचार। बालकों में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए माता पिता, शिक्षकों एवं मनोशिक्षकों का सहयोग लिया जाता है। माता पिता को अपने बच्चों को सुधारने में मुख्य भूमिका होती है। वो उन्हें अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनके साथ ही प्रेम पूर्वक, सहानुभूति एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। कुछ माता पिता अपने बच्चों को कोसते रहते हैं। माता पिता को ऐसे कार्यों से बचना, जैसे बच्चा फेल हो गया मान लो, या बच्चा कोई गलत कार्य कर लिया, तो माँ बाप हमेशा उसको डांटते और कोसते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें प्यार से पहले समझाना चाहिए, पॉजिटिव होकर समझाना चाहिए। माता पिता को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए एवं बच्चे के अनुकूल परिवार का वातावरण बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों के सुधार के लिए सरकार द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्याय करने के लिए किशोर न्यायालय की व्यवस्था है। बाल अपराधियों को कारागार में नहीं भेजा जाता, बल्कि उन्हें सुधरने का मौका देने के लिए बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मनोचिकित्सकों द्वारा बाल अपराधियों को सुधारने में अत्यधिक सहायता मिलती है। इसे बालकों के व्यवहार एवं उनकी मनोवृत्तियों का अध्ययन कर उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए एवं उसके बाद उनका आवश्यक उपचार करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये हमारी संस्था का एड्रेस है M38 सेक्टर 12 ब्लॉक M प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाजियाबाद। और ये हमारी संस्था का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर 9910386775। ओके दोस्तों, ये हमारी संस्था का व्हाट्सएप QR कोड है, आप इसे ले सकते हैं। इससे आके आप सीधे हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको PDF चाहिए हो या किसी भी चीज़ की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आपको आसानी से मिल जाए। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसका 9450403017। ओके,
तो दोस्तों आप लोग अब सैटरडे संडे कल 2 दिन है, दोनों दिन अच्छे से रिवाइज करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।